मॉडर्न स्टूडेंट्स, कल मैंने एनसीएफ की कॉन्सेप्ट आपको बताया और एनसीएफ क्यों आवश्यक हुआ, इसी की आवश्यकता नहीं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करवाया गवर्नमेंट ने ताकि किसी भी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। इसके लिए जिम्मेदार है स्वतंत्र भारत में गठित शैक्षिक आयोग और समितियां, स्वतंत्र भारत में गठित शिक्षा नीतियां, घोषणा पत्र, समितियां और संशोधन हेतु निर्मित आचार्य नामों की समिति, इन सबको ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के ऊपर एक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए, उसकी एक रूपरेखा होनी चाहिए और उसमें बातों का उल्लेख किया जाए कि सामाजिक विज्ञान विषय को स्वतंत्र विषय के रूप में किस तरह से रखते वर्तमान परिवेश में ये कैसे सहायक सिद्ध होगी, इन सब बातों को ध्यान में रख के एनसीएफ तैयार किया गया। एनसीएफ तैयार करने के पीछे, एनसीएफ लाने के पीछे जो प्रमुख सरकार के उद्देश्य थे वो था एक समतावादी सामाजिक न्याय पर आधारित धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इससे रिलेटेड मैं बातें आपको बताऊंगा। नंबर 1, वैचारिक स्वतंत्रता। वैचारिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी है, हमारे मूल अधिकारों में है। हम कहीं पर भी अपनी बात कर सकते हैं, किसी को भी अपनी बात कह सकते हैं, किसी भी बात पर हम चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ये सारी बातों का संविधान हमें अधिकार देता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो संविधान के विरुद्ध हो, हमारे समाज के विरुद्ध हो, हमारे देश के विरुद्ध हो, हमारे सामाजिक मूल्यों के खिलाफ हो। इसलिए एनसीएफ का जो प्रमुख उद्देश्य था वो वैचारिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था, ताकि लोग अपने स्वयं के विचार कर सकें, अपने विचार कर सकें, आगे बढ़ सकें और अपने विचारों के आधार पर हम मंथन कर सकें और किसी
बाई तरफ। दुनिया में दूसरे कई देश ऐसे हैं वहाँ हमें दाई तरफ चलना पड़ता है, और हमारे भारत में संविधान में जो लिखित है वो बाई तरफ। लेकिन रेल की पटरी पर हम ना दाएं चल सकते, ना बाएं चल सकते, ना बीच में चल सकते। क्यों? तो वो ट्रैक छोड़ के इधर उधर नहीं जाती, ट्रैक ट्रैक पर ही होती है, इसलिए उसको दोषी नहीं माना जा सकता। यहाँ हमारा कर्तव्य है कि हम ट्रेन की पटरी पर बिल्कुल भी नहीं घूमें। इस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक में ऐसे आपको विशेष तरह से ऐसे चैप्टर्स के लिए कहा गया कि ऐसे चैप्टर्स इसमें जोड़े जाए जो बालकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हों। इसका है व्यक्ति की एक दूसरे की राइट इनको प्रेरित करना। एनसीएफ का एक उद्देश्य ये भी रखा गया कि व्यक्ति एक दूसरे की भलाई को प्रेरित करे। उनको महसूस होता है कि हमें किसी की भलाई करनी चाहिए, किसी की सहायता करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक भाव आ जाना चाहिए कि इस तरह के टॉपिक्स इस विषय में रखे जाएं। अर्थात सद्नागरिकता के गुण उस व्यक्ति विशेष को हो, सामाजिक व्यक्तित्व उसका बिगड़े, सामाजिक व्यक्तित्व के गुण उसमें विकसित हो, एक सामाजिक स्किल उसके अंदर विकसित हो, ताकि वो भलाई, सामाजिक भलाई और व्यक्तिगत भलाई पर ध्यान दे। जब व्यक्तिगत भलाई होगी तो सामाजिक भलाई ऑटोमेटिक होगी, तो सामाजिक भलाई होगी तो देश और विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक दूसरे की भलाई की बात करेंगे। मनुस्मृति में 4 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे की भलाई को प्रेरित करना, उनमें 4 तरह के व्यक्ति को बताया मनुस्मृति में। पहले तरह के व्यक्ति वो होते हैं जो सदैव परमार्थ करते हैं, अपने में कोई चिंता नहीं, केवल दुनिया की भलाई के लिए वो कार्य करते हैं। उन्हें भगवान कहा गया, देवता कहा गया। ऐसे महापुरुष हमारे हुए हम सबको हम आज भी उनका रत्ती लगाते हैं, उनकी माला चढ़ाते हैं, भगवान की तरह उनकी पूजा करते थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं किया। भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ गया, क्या अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उन्होंने काम किया या अपने परिवार की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया? नहीं, उन्होंने मानवता का कल्याण, मानव कल्याण के लिए ये कार्य किया। दुनिया में पूरे देश की भलाई के लिए उन्होंने कार्य किया। ऐसे में जाने कितने नौजवान, कितने देश तक भेंट चढ़ गए, वो सब देवता की श्रेणी में हैं। दूसरी तरह के लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो अपनी भी भलाई चाहते हैं और दूसरी की भलाई भी चाहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को सद्नागरिक व्यक्ति की श्रेणी में रखा है। सद्नागरिकता उसमें गुण विकसित है, अपनी भी बात कर रहा है, दूसरे के लिए भी सोच रहा है, अर्थात किसी का नुकसान वो नहीं करेगा। तीसरी तरह के लोग आते हैं, वो ऐसे होते हैं अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। दूसरे का नुकसान कैसे? आपको 10,000 रुपए की चोट लग जाए और उस 10,000 रुपए में से 100 रुपए मेरे लिए आ जाए, तो उसको नुकसान और उसको फायदा, ये हो गया। तीसरी तरह के व्यक्ति ऐसे हैं, निकृष्ट कोटि का रखा गया है, और दानव कोटि चौथी। दानव कोटि में वो लोग होते हैं जो सामने वाले का नुकसान करना है, चाहे उसके नुकसान के लिए मुझे नुकसान होना पड़े, अर्थात सामने वाले की दोनों आंख टूटनी चाहिए, चाहे एक आंख मेरी टूट जाए। ऐसे लोग जो होते हैं ये दानव या राक्षस की श्रेणी में। इस तरह से ये चारों में दूसरे नंबर का भाव था, पहले नंबर का जो भाव था वो भाव हमारे बालकों में विकसित हो। सामाजिक अध्ययन के लिए यही बात एनसीएफ में कही गई है। नंबर अगला, नई परिस्थितियों
काउंट करना। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण के माध्यम से हम बालक को इतना मजबूत कर दें, इतना तैयार कर दें कि उसके भावी जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है जिससे उसको प्रॉब्लम हो और उस समस्या को आसानी से समाधान कर ले, उस समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करे और उस समस्या को खत्म कर दे। ऐसे सामर्थ्य हमारे बालकों में विकसित हो, ऐसे टॉपिक से सामाजिक अध्ययन शिक्षण में रखे जाए। एनसीईआरटी में इस बात का उल्लेख किया गया है। अगला है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने को तैयार करना है। अगला दूसरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि हमारे जो भावी भविष्य देश का, जो हमारे देश की भावी भविष्य निर्माता है, उन सबको इस तरह से तैयार किया जाए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग आसानी से ले सकें और भाग लेने को प्रेरित हो। इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि उनको लीडर बना दिया जाए। उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का तात्पर्य केवल चुनाव से नहीं है कि उनको चुनाव के प्रति प्रेरित किया जाए, नहीं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तात्पर्य है सभी लोग एक साथ रहें, एक दूसरे के अधिकार और कर्तव्यों का ध्यान रखें, यही लोकतांत्रिकता है। जब तक हम सामने वाले के अधिकारों का और हमारे कर्तव्यों का ध्यान हम नहीं रखेंगे, तब तक हमें हमारे अंदर लोकतांत्रिक भाव पैदा नहीं होगा। जैसे मैंने अभी सड़क पर जो उदाहरण दिया आपको, बैंक से पैसे लेने का अधिकार है, हमारे खाते में पैसे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप लाइन तोड़ के आगे बढ़ जाएं और झगड़ा करने लगें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तात्पर्य है जब आपका नंबर आए, आपको में लगे जब आपका नंबर आएगा तब आप वहां पहुंचेंगे। अगली बात, सामाजिक भलाई के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, आप उसके लिए आंदोलन करने के लिए सड़क पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा वतन हो रहा है, आंदोलन करना हमारा अधिकार है, लेकिन हमें परमिशन लेनी होगी। किसी भी प्रकार की हिंसा हम नहीं करेंगे, न मानसिक हिंसा, न शारीरिक हिंसा, न किसी प्रकार का नुकसान। ये हमारे कर्तव्य है। तो ये सारे भाव बालक के अंदर विकसित हों, इस तरह की बात एनसीईआरटी में कही गई है। अगला है क्षमता वृद्धि। अगला बिंदु है क्षमता वृद्धि करना। एनसीईआरटी के जो उद्देश्यों में रखा गया आगे सामाजिक अध्ययन शिक्षण या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से बालकों में क्षमता वृद्धि होनी चाहिए। क्षमता वृद्धि से तात्पर्य है, यहाँ 4 प्रकार की क्षमताओं की बात कही गई है। नंबर 1, चिंतन करने की क्षमता। निर्णय क्षमता। तर्क क्षमता। कार्य करने की क्षमता। यहाँ बालकों में इन चारों प्रकार की क्षमताओं का विकास होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए एनसीईआरटी में इस बात को रखा गया। क्यों? हमारा बालक जब तक चिंतन करना नहीं सीखेगा, सामाजिक निर्णयों में वो अपनी सहभागिता नहीं निभा सकता। चिंतन करने के बाद वो निर्णय करता है और तर्क के माध्यम से वो चिंतन करता है, अपनी बात कहता है। इस तरह से वो अपने कार्य करने की क्षमता में वृद्धि कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि एनसीईआरटी का जो उद्देश्य है वो बालक में इन चारों क्षमताओं के विकास के लिए बात करता है।
नंबर अगला है अपने अनुभवों का उपयोग। हम कई बार अपने अनुभवों का उपयोग नहीं करते और जो बात हमें बता दी जाती है उसे ही सही मान लेते हैं और उसी के आधार पर फिर उस ट्रैक पर हम चलना प्रारंभ कर देते हैं। सही गलत का पता हमें होना चाहिए। जब तक हमें सही गलत का पता नहीं चलेगा हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यह है कि जो सीखा है उसमें अपने अनुभव यदि हम इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे कार्य में और वृद्धि हो जाएगी, हमारे व्यक्तित्व में और निखार आ जाएगा। इसलिए एनसीएफ में इस बात को रखा गया कि बालकों के अनुभवों का उपयोग बालक करें। ऐसी चीज़ें हमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सिलेबस में रखना चाहिए। रटने को हतोत्साहित करना, इसका तात्पर्य है हमारे बालकों में एक बहुत गंदी आदत पड़ चुकी है कि हम रटने पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे आपकी एग्जाम है, आपने आज पढ़ा, एनसीएफ आप पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ा, आज भी पढ़ रहे हैं, और आपसे कह दिया जाए कि कल आपकी एग्जाम है, तो आप कहेंगे अरे साहब कल मत लो, परसों ले लेना प्लीज। भाई क्यों? क्योंकि आपको रटने के लिए समय चाहिए, समझने के लिए समय नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि समझ तो चिंतन से पैदा होगी कक्षा कक्ष में, तर्क से पैदा होगी कक्षा कक्ष में, निर्णय क्षमताओं से कक्षा कक्ष में विकसित होगी। इसलिए रटने की जो प्रवृत्ति है उसको हतोत्साहित करने की बात इसमें कही गई है। एक दूसरी बात और बताता हूं मैं आपको। हमारे समय में सिर्फ एक ही चीज हुआ करती थी पढ़ने के लिए, वो थी पुस्तक। अब क्या हो गया, बालकों के लिए जो जहर का काम कर रहा है वो है पासबुक। और इसके दूसरा 1 वीक सीरीज। और तीसरा कैप्सूल कोर्स। अब बात आती है कि बालक इन 3 चीजों पर विशेष ध्यान देता है, इस पर क्यों नहीं देता? क्योंकि यहां उसे समय चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, समझने के लिए भी उसको टाइम चाहिए, सोचने के लिए टाइम चाहिए, जबकि इनमें ना आपको सोचना है ना कुछ करना है और सीधा रटना है। लेकिन एनसीएफ कहता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विद्यार्थी को रटना नहीं चाहिए बल्कि समझना चाहिए। तभी वो समझ उसमें जब पैदा हो जाएगी तभी वो समाज में जाकर समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ कर पाएगा। यदि उसमें समझ पैदा नहीं हुई तो वो बालक रटने तक ही सीमित रह जाएगा। हमारे आज जो बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है, इसका कारण क्या है? इसके लिए भी जिम्मेदार है ये रटना। क्यों? क्योंकि पूरे कंटेंट की जानकारी हमें नहीं होती और जो चीज़ हमने 1 वीक सीरीज से रटी है उससे ही हम रट के पास हो जाते हैं। पास तो आप हो जाएंगे, नौकरी भी लग जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी समझ की। सामाजिक कार्यों में कहीं भी कोई हिस्सेदारी करनी होगी तो आप इधर उधर पूछते फिरेंगे, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि समझकर आगे बढ़ना चाहिए। पुस्तकों के अलावा उस जमाने में और क्या था? संदर्भ पुस्तकें। बात आती है ये क्या होती है? ये वो किताब होती हैं जिनको हम कोट करते हैं,
जिनसे हमें एक्स्ट्रा लर्निंग होती है। जो हमारे सिलेबस की किताब है, उन किताबों में जो चैप्टर्स दिए गए हैं, उन चैप्टर्स को हम और दूसरे लेखक की पुस्तक से पढ़ेंगे तो एक नई चीज़ और हमारे सामने आएगी। हम उस चीज़ को पढ़ने के बाद कक्ष में डिस्कशन करेंगे, जिससे न केवल मुझे बल्कि आपको, सभी को भी उसका लाभ होगा। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये पॉइजन का काम कर रहा है और ये तो साइनाइड का काम कर रहा है। ये जो है ना कैप्सूल कोर्स, ये तो जहर नहीं, साइनाइड है, जिसे खाते ही मर जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि बालक कुछ भी नहीं सीखता, केवल परीक्षा से एक दिन पहले तैयारी करता है और पास हो जाता है। सीखना साखना कुछ नहीं है उसको। यही विडंबना है कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आज पैदा हो रही हैं। उन समस्याओं के पीछे रटना है। हम रटकर आगे बढ़ गए, पढ़ गए, डिग्री ले ली, लेकिन हमारे अंदर समझ पैदा नहीं हुई, हमारे अंदर सामाजिकता के गुण विकसित नहीं हुए, हमारे अंदर सद्नागरिकता के गुण विकसित नहीं हुए। हम देश और समाज के बारे में नहीं सोचते, हम मानव समाज के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं तो सिर्फ अपनी पॉकेट के बारे में सोचते हैं, हम अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचते। ये देखने में आया है और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एक कलेक्टर की माँ अनाथ आश्रम में, किसी प्रोफेसर का फादर अनाथ आश्रम में, किसी डॉक्टर का भाई, डॉक्टर की माँ अनाथ आश्रम में। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर समझ पैदा नहीं हुई। वो रट के गए, आगे बढ़े हैं, वो किताबी कीड़े बन के आगे गए हैं। अगर वो समझ कर जाते तो उनको अपने साथ लेके चलते। जिन्होंने हमें पाला है, पोसा है, उनको ही हमने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, उनसे ही हम झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा भी देखने में आया, कई लोग तो अपने मदर फादर को पीट भी देते हैं। कैसी विडंबना है, कितना दुख होता है इस बात को देखकर कि एनसीएफ की भी जो बात कही गई है, उनको हमारे बालक क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? हमारे टीचर्स उन पर जोर क्यों नहीं दे रहे? टीचर्स भी आज का 80% टीचर अधिक से अधिक अंक लाने पर ही जोर दे रहा है, चाहे उसके खुद के बच्चे हो, चाहे किसी और के बच्चे हो। समझ की बात नहीं करता, संस्कारों की बात नहीं करता, वो बात करता है सिर्फ अंग्रेजी की बात करता है। अंग्रेजी सही बात है, हमें कनेक्टिविटी के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, लेकिन वो संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार, कल भी मैं आपको बताया था, संस्कार देने वाला कौन है? संस्कार देता है आपका परिवार। संस्कार की, और उसकी प्रिंसिपल कौन है? उसकी हेडमिस्ट्रेस कौन है? संस्कार वाले स्कूल की, जो अपना परिवार है, उसकी अपनी माँ। बालक 2-3 महीने का क्या, वो जन्म होते ही बालक को संस्कार देना प्रारंभ कर देती है। बात आती है कि वो बालक तो सोचता समझता नहीं है, देखता नहीं है, फिर संस्कार कैसे? अरे उसको टच करना ही संस्कार है, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना भी संस्कार है, उसको लाड प्यार करना भी संस्कार है। वो उस टच से ही महसूस करता है। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार बालक रोता है और उसे आप लोग गोदी में ले लो, वो रोने से बंद नहीं होगा, लेकिन माँ को ले लेने दीजिए, निश्चित रूप से वो चुप हो जाएगा। ऐसी क्या चीज़ थी आपके पास जिसके कारण वो नहीं रो पाया? कांटे थे क्या आपके हाथों में? नहीं थे, लेकिन संस्कार नहीं थे जितने माँ में है। वो तो हमारी बॉस है, हमारी फैमिली की बॉस है कि नहीं? वो हेडमिस्ट्रेस है, वो प्रिंसिपल है, उसकी बराबर किसी में संस्कार नहीं। तो इन संस्कारों को हम निखारेंगे, जो हमने पढ़ा है उनके साथ जोड़कर उन संस्कारों का प्रयोग करेंगे हमारे किताबी ज्ञान के साथ, तो जाके हम एक सामाजिक नागरिक बनेंगे, देश के लिए अच्छे नागरिक साबित होंगे, समाज के लिए अच्छे सामाजिक व्यक्ति साबित होंगे, और सामाजिक मूल्य जो हमारी संस्कृति पर आधारित है हमारे अंदर विकसित होंगे। तब जाकर हम एक योग्य व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। और ये सब जो पूरा खेल हुआ, वो हुआ सिर्फ रटने से। इसको हम समाप्त कर देंगे तो आगे की बात ही खत्म हो जाएगी। और एक लास्ट है, ज्ञान में अपनी सोच डालकर ज्ञान में अपनी सोच डालकर नवीनता पैदा करना। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी,
एक बीमारी है जिसका नाम है हेपेटाइटिस। उसमें आपने ए और बी का नाम सुना होगा, लेकिन सी का नहीं सुना। बात आती है ज्ञान में अपनी सोच डालकर नवीनता पैदा करना। अब देखिए आप यहाँ ए का आविष्कार हो गया, टीके का, बी के टीके का आविष्कार हो गया, लेकिन सी के टीके का आविष्कार नहीं हुआ। इन दो का अध्ययन करने के बाद जो वैज्ञानिकों ने यहाँ से ज्ञान लिया, जो नॉलेज ली, उस नॉलेज को अपनी सोच उसमें और मिला दी। तो उन्होंने एक नया उनके सामने फॉर्मूला आया और उन्होंने सी का टीका खोज लिया। कल ही पेपर में आया था, उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। हेपेटाइटिस सी के जो 3 वैज्ञानिक जिन्होंने शोध किया, अमेरिका के हैं, ब्रिटेन के हैं और एक कहीं और का है, तीनों लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया सिर्फ इस बात के लिए कि ज्ञान में उन्होंने अपनी सोच डाली, जिसके कारण ये नवीनता पैदा हुई और सी जो हमारा था हेपेटाइटिस, उस सी के लिए टीका तैयार हो गया। इस तरह से ज्ञान में हम अपनी सोच डाल देंगे तो निश्चित रूप से हम एक नया उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। यही बात इसमें कही गई कि जब हम समाज में रहते हैं, सामाजिक रीति रिवाजों को देखते हैं, तो वहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा लगे कि इसमें बदलाव होना चाहिए, तो हमें अपने तर्क के माध्यम से पहले तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये गलत है। जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, इन चीज़ों में से आज हम बहुत ही ग्रसित हैं। हालांकि इसमें से मृत्यु भोज बहुत कम हो गया है, बाल विवाह भी नगण्य है, लेकिन आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हर गार्जियन को, हर लड़की को और हर लड़की के परिवार को, वो है दहेज। अब हमें इसे समाप्त करना है, तो उसे समाप्त कैसे किया जाए? जो दहेज के संबंध में हमने पढ़ा है, उसके दुष्परिणाम हमने देखे हैं, जो अनुभव किए हैं, उन सबको हम समाज के सामने रखेंगे और उन सबको उदाहरण वगैरह को रखने के बाद अपनी सोच उसमें डालेंगे कि हम इसकी जगह ये कर सकते हैं। तो नई चीज हमारे सामने आएगी, एक नया विचार हमारे सामने आएगा और उसके आधार पर दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी, बाल विवाह समाप्त हो जाएगा, मृत्यु भोज समाप्त हो जाएगा, दूसरी जो और नशाखोरी आदि हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे, यदि हम उनको सही तरीके से अपनी बात कहना सिखा दें, अपनी बात बालकों को रखना सिखा दें और अपने अनुभव उसमें इन्वॉल्व करना सिखा दें, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। आप प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान देखा होगा, उसमें हम सब शामिल हैं और कॉलेज में भी अक्सर कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं तो उसमें आप लोग सहभागिता भी करते हैं। कई बार आप अपने अनुभव में इन्वॉल्व करके हम लोगों को भी ये बात बताते हैं कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए तो कैसा रहे। यही भाव आपके अंदर विकसित होना चाहिए। स्वच्छता अभियान में आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पर मैं वहीं हूँ, मैंने केला खाकर डाल दिया बाहर, डस्टबिन में नहीं डाला,